नमस्ते दोस्तों। आज हम रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है उस संप्रेषण सिद्धांत को देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि रिचर्ड का जो 3 सिद्धांत नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उसमें से मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हैं। जो हमने एक मूल्य सिद्धांत है वो देख लिया है। अब दूसरा सिद्धांत संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत को हम देखेंगे। ठीक है। अब संप्रेषण अथवा प्रेक्षणीयता का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को अंग्रेजी में अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस ऐसा कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत है। रिचर्ड के अनुसार आलोचना के 2 आधार स्तंभ है, मूल्य का लेखा अकाउंट ऑफ वैल्यू तथा संप्रेषण का लेखा यानी अकाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण सिद्धांत उनकी आलोचना पद्धति का दूसरा आधार स्तंभ है। इसे प्रभाव मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। रिचर्ड ने संप्रेषण सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि काव्य में संप्रेषण बहुत आवश्यक है। किसी अन्य की अनुभूतियों को अनुभव करना ही प्रेक्षणीयता है। इस प्रकार वे प्रेक्षणीयता को भावुकता एवं संवेदनशीलता को समान मानता है। काव्य सृजन के समय कवि सर्वोत्तम स्थिति में होता है, जिसे रिचर्ड ने निसंगता या अंतर्मुखियों का समन्वय कहा है। उसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्त या रसदशा जो कहा है। इस दशा में कवि बाह्य जगत से मुक्त हो जाता है और उसका हृदय लोक सामान्य भाव भूमिका या लोक प्रतिष्ठित हो जाता है। यदि पाठक में इस और जो आस्वादन की जो क्षमता है तो वह भी उसी मानसिक स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति का अनुभव काव्य रचना करते समय या कवि कर रहा है। कवि अथवा काव्य का अंतिम लक्ष्य पाठकों को इस दशा में पहुंचाता है। यह कार्य संप्रेषण द्वारा होता है जिसका प्रमुख साधन भाषा है। ठीक है। अब जो रिचर्ड ने संप्रेषण की जो परिभाषा प्रस्तुत की है, संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत हुबहू अंतरण है और न 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की जो अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। संप्रेषण कब होता है? इस संबंध में रिचर्ड्स लिखते हैं कि संप्रेषण तब होता है जब वातावरण पर किसी मन की ऐसी क्रिया होती है दूसरा मन उससे प्रभावित होता है। दूसरे मन की अनुभूति पहले मन की अनुभूति के समान होती है, साथ ही इस अनुभूति से अंशतः प्रेरित भी होती है। दोनों अनुभूतियां थोड़ी या अधिक समान हो सकती है और दूसरी अनुभूति पहली या आश्रित हो सकती है। अब संप्रेषण की जो परिभाषा की जो व्याख्या की है, उन्होंने कहा है कि प्रभावी अभिव्यंजना को ही संप्रेषण कहते हैं। और डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा की दृष्टि में रिचर्ड के जो मंतव्य है उसका स्पष्टीकरण किस प्रकार है। उन्होंने कहा कि प्रभावी अभिव्यंजना को ही संप्रेषण कहते हैं और संप्रेषण में जो समर्थ व्यक्ति को ही कलाकार है। यानी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि मन की अनुभूति से दूसरा मन प्रभावित हो, अर्थात उसमें भी वैसी ही अनुभूति उत्पन्न होने की भूमिका बन जाए। दोनों अनुभूतियों में समानता हो, अर्थात जिस अनुभूति के प्रभाव स्वरूप दूसरी अनुभूति उत्पन्न हो वे दोनों समान हो। दूसरी उत्पाद्य या अनुभूति पहली उत्पादक अनुभूति से प्रेरित हो, अर्थात दूसरी अनुभूति स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होकर अपनी अनुभूति से उत्पन्न हो। अब संप्रेषण के लिए दोनों अनुभूति में समानता का होना ही पर्याप्त है। समानता की मात्रा का जो प्रश्न गौण है, यो समानता जितनी अधिक होगी संप्रेषण उतना ही सुगम और सफल होगा। अब अनुभूति की समानता की मात्रा का निर्धारण अनेक कारणों से होता है, जिसे संप्रेषक कलाकार की अभिव्यंजना क्षमता, भावग्रहिता की योग्यता, सहृदयता, सुरुचि, अवधान आदि। जब तक कलाकार में अभिव्यंजना की असाधारण क्षमता न हो और भावुक में विशिष्ट सहृदयता तथा ग्रहणशीलता न हो, तब तक उनकी अनुभूति में समानता या तो स्थूल रूप में संभव है या असंभव। संप्रेषण की सफलता के लिए असाधारण मात्रा में अनुभूति की समानता
अपेक्षित है। संप्रेषण के आधारभूत जो तथ्य हैं उसमें उन्होंने कहा कि प्रेक्षणीयता के आधारभूत तथ्यों का विश्लेषण करते हुए रिचर्ड वक्ता के पास विशिष्ट प्रकार की संप्रेषण योग्यता और श्रोता के पास वैसी ही ग्राहिका शक्ति के अतिरिक्त बहुत से ऐसे अन्य कारणों का भी उल्लेख करते हैं जिनके कारण प्रेक्षणीयता संभव हो पाती है। इनमें विषय का दीर्घ एवं घनिष्ठ परिचय, गहन एवं व्यापक जानकारी, अनुभूतियों की समानता इत्यादि मुख्य है। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है। कलाकार या कवि को संप्रेषण के लिए विशेष सजग सचेत नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी कृति निम्न कोटि की हो जाएगी। रिचर्ड कहते हैं कि यदि कलाकार तल्लीनता पूर्वक कला की रचना करता है तो उसमें प्रेक्षणीयता स्वतः आ जाएगी। वस्तुतः संप्रेषण कलाकार की अचेतन अनकॉन्शियस प्रक्रिया का अंग है। संप्रेषण की जो सफलता और कलाकार है, रिचर्ड संप्रेषण की सफलता हेतु कलाकार में जो गुणों का समावेश करते हैं उसमें है व्यापक अनुभव, भाव या स्थिति का पूर्ण तथा स्पष्ट बोध, जागरूक निरीक्षण शक्ति, विषयों को साधारणता प्रदान करने की शक्ति, व्यक्ति तथा समाज की दृष्टि से हितकारी उद्देश्य का ज्ञान, काव्य कला संबंधी अनिवार्य तत्वों का प्रभावशाली संगठन कौशल्य एवं प्रबंध कौशल्य, भावोत्तेजक भाषा के प्रयोग की दक्षता। ठीक है। अब रिचर्ड ने संप्रेषण काव्य की सृजना हेतु एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली भाव उत्तेजक भाषा के 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है, जिसमें एक है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ, भावार्थ और वचन भंगिमार्थ और उद्देशार्थ। रिचर्ड की मान्यता है कि काव्य भाषा हेतु इन 4 प्रकार के अर्थबोध करने वाले शब्दों के प्रयोग की कुशलता कवि में वांछनीय है। साथ ही रिचर्ड प्रभावशाली ताल और छंद के प्रयोग में भी कवि को दक्ष होना आवश्यक मानते हैं और होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहते हैं। संप्रेषण के जो बाधक तत्व है, संप्रेषण की सफलता के साधक तत्वों के साथ साथ रिचर्ड ने संप्रेषण के बाधक तत्वों का भी उल्लेख किया है जो संप्रेषण की सफलता में बाधक सिद्ध होते हैं। उसके अंतर्गत रिचर्ड ने मुख्य रूप से 2 प्रकार के बाधक तत्वों की चर्चा की है। उसमें पहला है असंगत स्मृति और दूसरा है अति भावुकता। बैकॉल रिचर्ड्स जब किसी कृति को पढ़ते समय या उनकी व्याख्या करते समय व्याख्याता अपने अंतवर्गीय उत्थान पतन से प्रभावित हो जाए या किसी प्रकार श्रृंखला का उस पर दृढ़ आग्रह छा जाए, किसी मिलती जुलती या पहले पढ़ी हुई कृति की स्मृति सहज जागृत हो जाए तो अर्थ भंग होना स्वाभाविक है। रिचर्ड के अनुसार अति भावुकता के कारण भी कई बार कविता दुर्बोध एवं बोझिल हो जाती है। रिचर्ड की दृष्टि में इनके अतिरिक्त कई और भी ऐसे तत्व है जिसे सामान्य अर्थबोध की कठिनाई, चक्षुक बिंब विधान, घिसी-पिटी अनुक्रियाएं, प्रतिविधक पूर्वकल्पना, सामान्य आलोचनात्मक पूर्वग्रह आदि जो संप्रेषण में अवरोधों का कार्य करते हैं। अब जो संप्रेषण सिद्धांत है, संप्रेषण सिद्धांत का जो स्वरूप है उसको हम देखेंगे। पहले स्वरूप में आता है काव्य संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है। रिचर्ड का मत है कि काव्य अनुभूतियों का संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है, इसीलिए काव्य भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका सहज प्रभाव पाठक या दर्शक पर पड़े और जो उसे संप्रेषित करे। दूसरा है अर्थ और भाव। काव्य भाषा का जो भाव का अर्थ करती है, अर्थ और भाव के 3 संबंध रिचर्ड ने स्वीकार किए हैं। जहां अर्थ ही भाव बोधक होता है, जहां अर्थ ही भाव की अनुभूति को सूचक होता है और जहां प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक बनता जाता है। तीसरा जो है संप्रेषण स्वाभाविक व्यापार है। रिचर्ड संप्रेषण को स्वाभाविक व्यापार मानता है जिसके लिए कवि को सजग रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सजग रहने से काव्य में कृत्रिमता आ जाती है। संप्रेषण के लिए जैसा मिलता है या जो स्वाभाविकता आवश्यक होती है वह होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, कवि और पाठक में तादात्म्य या एक रूपता होनी चाहिए।
संप्रेषण में तभी पूर्णता आती है जब कवि और पाठक की अनुभूतियों में एकरूपता स्थापित हो जाती है। यही एकरूपता संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। पांचवा है संप्रेषण के लिए पाठक की ग्रहण क्षमता या संवेदनशीलता की जो शक्ति है। संप्रेषण के लिए कवि की वर्ण क्षमता या प्रस्तुतिकरण के साथ साथ श्रोता या पाठक की संवेदन शक्ति और ग्रहण क्षमता होनी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए काव्य विषय में जो क्रमणीयता होनी चाहिए, तभी श्रोता उसको ग्रहण कर सकता है और काव्य संप्रेषित हो सकता है। छठा है रागात्मक भाषा। रिचर्ड ने 2 प्रकार की भाषा संबंधी प्रयोग की बात कही है। भाषा का एक रूप वह होता है जो किसी सूचना, कथा तथा संदेश को व्यक्त करता है। यह भाषा का अविधायक रूप है तथा इसे वैज्ञानिक भाषा प्रयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि विज्ञान की भाषा तथ्यात्मक होती है। भाषा का दूसरा रूप वह है जिसका प्रयोग काव्य में होता है। इसे रागात्मक भाषा कहा जा सकता है। इसमें पदार्थ का उल्लेख मात्र न होकर पाठक के मन में अभिप्रेत भाव लाना ही उद्देश्य होता है। अब कवि इसी भाषा का प्रयोग काव्य भाषा का प्रयोग करना कि जो सामान्य भाषा से अलग होती है, इसी भाषा का संप्रेषण पाठक पर पड़ता है। 7 रूपकों का जो प्रयोग है, रिचर्ड के अनुसार जिस भाषा में रूपकों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वाधिक उच्च स्वर की होती है। रिचर्ड के अनुसार शब्द का अर्थ प्रसंग के अंतर्गत ही जो उद्घाटित होनी चाहिए, इसीलिए संप्रेषण के लिए रूपकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, ऐसा लेखक ने कहा है। अब 8 भाषा में स्पष्टता और तार्किकता ही आनी चाहिए। रिचर्ड के अनुसार भाषा में स्पष्टता और तार्किकता होनी चाहिए। भाषा में काव्यात्मकता, हृदय स्थानात्मकता और उन्होंने कहा है कि स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। कवि को क्या कहना है यह भी स्पष्ट होना चाहिए, उसकी स्पष्टता भाषा में आनी चाहिए। काव्य में लयता 9 नंबर का। रिचर्ड कविता में लय को अनिवार्य मानते हैं। लय केवल ध्वनियों की व्यवस्था नहीं बल्कि गंभीर भाव और शब्दों का नियोजन है। इस प्रकार रिचर्ड के संप्रेषण के लिए काव्य भाषा का उत्कृष्ट नमूना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब जो संप्रेषण सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है। रिचर्ड के संप्रेषण सिद्धांत में उनकी इस मान्यता की घोर आलोचना की गई है। संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं कि यह कथन न तो कवि परंपरा द्वारा जो समर्थित है और न रचना प्रक्रिया की संकुलता को देखते हुए संगत। काव्य में विषय वस्तु के चयन से लेकर परिसमाप्ति तक चेतना सक्रिय रहती है। रिचर्ड का रचना प्रक्रिया को अचेतन सिद्ध करना यथार्थ से दूर है, ऐसा देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने कहा है कि रिचर्ड की यह मान्यता स्वीकार्य नहीं है। रचना में निहित संदेश सुविचारित होता है। रिचर्ड ने अपनी मान्यताओं को मनोवैज्ञानिक सम्मत बनाने के क्रम में बहुत सी ऐसी स्थापनाएं की है जिनमें या जिनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता। रामचंद्र तिवारी का है। संप्रेषण सिद्धांत का जो मूल्यांकन हम करते हैं तो ये पता चलता है कि संप्रेषण सिद्धांत की कुछ सीमाओं के बावजूद इस सिद्धांत का महत्व और वैशिष्ट निर्विवाद है। संप्रेषण सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के बहुचर्चित साधारणीकरण सिद्धांत का ही एक रूप है। ये याद रखना है कि भारतीय काव्यशास्त्र के बहुचर्चित जो साधारणीकरण का सिद्धांत है उसका ही एक रूप जो संप्रेषण सिद्धांत है। वस्तुतः संप्रेषण ही काव्य कला के आनंद प्राप्ति का आधार स्रोत है। ठीक है, ये रहा रिचर्ड का जो संप्रेषण सिद्धांत। अगला जो काव्य सिद्धांत है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।